जय हिंद बच्चों, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के पार्ट 2 के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल यह आता है कि बजट किसे कहते हैं। तो गवर्नमेंट जो है एक साल में जो भी खर्चा करती है, जो उसको इनकम होता है, उसका लेखा जोखा जो है क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। ये सालाना निकलता है, वार्षिक निकलता है, ईयरली निकलता है। इसे कौन निकालता है? इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसके जो है पब्लिश करवाते हैं, ठीक है। और इसे तैयार कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का बजट डिवीजन जो है वो इसे तैयार करवाता है। अब हम बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक्चुअली नीति आयोग जो है वो योजना आयोग के बदले जो है आया हुआ एक नया बॉडी है। ये जो है पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसका काम क्या है? इसका काम जो है इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना देश के लिए। इसके जो चेयरपर्सन हैं वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी श्री नरेंद्र मोदी। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो नीति आयोग के जो है एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे। इसके गवर्निंग काउंसिल में जो है सभी स्टेट के सीएम और सभी यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो इसके गवर्निंग काउंसिल के मेंबर होते हैं। अब हम बात करेंगे प्राइस लेवल की। तो प्राइस लेवल को जो है दो प्रकार से हम बात करते हैं, इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति और डिफ्लेशन यानी कि मुद्रा अपस्फीति। जब गुड्स और सर्विस के प्राइस बढ़ जाते हैं तब जो है मार्केट में जो है मनी की वैल्यू जो है वो घट जाती है। जरा ध्यान दें, जब गुड्स और सर्विस के प्राइस बढ़ जाते हैं तो मार्केट में मनी की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब गुड्स और सर्विस के प्राइस जो हैं वो क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, तो मार्केट में जो है मनी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ऐसा हमने पहले भी सुना हुआ है। बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि पहले हम जो है मुट्ठी भर के पैसा लेकर जाते थे और थैला भर के सामान लेकर आते थे, लेकिन अब क्या है कि हम थैला भर के पैसा लेकर जाते हैं और मुट्ठी भर के सामान लेकर आते हैं। ये किस बात को शो करता है? ये इस बात को शो करता है कि पहले जो है महंगाई कम थी, पहले गुड्स सर्विसेज के जो है प्राइस कम होते थे, तो इसीलिए कम पैसे में भी ज़्यादा सामान आता था। लेकिन अब महंगाई बढ़ गई है, गुड्स और सर्विस के प्राइस बढ़ गए हैं, तो इसीलिए सामान जो है वो कम आता है। ठीक है बच्चों, तो ये किसके लिए अच्छा होता है इन्फ्लेशन? प्रोड्यूसर्स के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर को जब सेम सामान का जो है उसी सामान का जो है ज़्यादा प्राइस मिलता है, ज़्यादा दाम मिलता है, तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए मोटिवेट होता है। तो ये जो इन्फ्लेशन जो है ये थोड़ा अगर कंट्रोल में हो तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है, राइट। लेकिन अगर ये इन्फ्लेशन यानी महंगाई, मुद्रास्फीति जो है कंट्रोल से बाहर हो तो ये डेफिनेटली अच्छी चीज़ नहीं है, ये एक बुराई है। अब बात करें डिफ्लेशन की। डिफ्लेशन यानी कि जो है महंगाई का कम होना, तो ये कंज्यूमर के लिए अच्छा होता है क्योंकि हर कंज्यूमर सामान को जो है वो कम से कम प्राइस में खरीदना चाहता है। ये डिफ्लेशन किसी भी तरह से इकोनॉमी के लिए जो है अच्छी चीज नहीं होती है, ठीक है। अगर थोड़ी सी हो तो इन्फ्लेशन अच्छी है, लेकिन डिफ्लेशन किसी भी सूरत में अच्छी चीज नहीं है। अब ये महंगाई हम दो इंडेक्स को यूज करके नापते हैं। एक है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जरा इसे समझते हैं। जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करता हूं तो कंज्यूमर जब किसी सामान को खरीदता है, जिस प्राइस पर खरीदता है, तो उस इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या है? जो होलसेलर जिस प्राइस पर सामान बेचते हैं उस प्राइस को जो इंडेक्स जो है मेजर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। बच्चों, आप लोग इसे समझ सकते हो कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो है होलसेलर की जो संख्या जो है वो कम होती है, तो इसीलिए जो है उनके पास जो है ज़्यादा बार जाया जा सकता है, तो इसीलिए इसे हम वीकली बेसिस पे काउंट करते हैं। वहीं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या होता है कि कंज्यूमर की संख्या जो है ज़्यादा होती है, तो उनके पास हम लेट से पहुंचते हैं, इसीलिए ये मंथली बेसिस पर काउंट होता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विस को काउंट नहीं किया जाता, जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज को काउंट किया जाता है, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर कोई सर्विस हमें थोक के भाव मिले, लेकिन
कई ऐसे एरिया होते हैं जहां पर गुड्स हमें थोक के भाव मिल सकते हैं। जैसे चांदनी चौक में जाएं तो वहां पर हमें ड्राई फ्रूट जो हैं वो थोक के भाव मिल सकते हैं। राइट बच्चों, अब हम बात करेंगे प्राइस पॉलिसी की। तो इसमें दो तरह की प्राइस पॉलिसी की बात करेंगे। एक फिस्कल पॉलिसी की, जिसे हम बोलते हैं राजकोषीय नीति, और दूसरा जो है मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति। जो फिस्कल पॉलिसी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है, जिसमें जो है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और टैक्स रेट जो है चेंज होते हैं फिस्कल पॉलिसी की वजह से। वही मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से इंटरेस्ट रेट जो होता है, मनी इंटरेस्ट रेट जो है और प्लस मनी सप्लाई जो है, इनमें चेंजेस आता है। वो कैसे आता है इसकी बात हम आगे करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है इसको डिसाइड। वहीं मॉनेटरी पॉलिसी को जो है सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो डिसाइड करती है, वो सेट करती है। फिस्कल पॉलिसी में कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन को जो है कंट्रोल करने का टारगेट होता है। फिस्कल पॉलिसी का साइड इफेक्ट जो है गवर्नमेंट की बजट और उसकी बोरिंग्स पे पड़ता है, जो वो उधार लेते हैं। वहीं मॉनेटरी पॉलिसी का इंपैक्ट जो है एक्सचेंज रेट, जो हम अपनी करेंसी को दूसरे देशों की करेंसी से जो है जब हम एक्सचेंज करते हैं उस पर फर्क पड़ता है, या हाउसिंग मार्केट पर जो है इसका इंपैक्ट देखा जाता है। फिस्कल पॉलिसी के लिए जो है स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल हमें जो है डायमेंशंस की जरूरत होती है, तभी हम जो है उस इच्छा शक्ति से जो है इसे चेंज कर सकते हैं। वहीं मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस से अलग होती है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई जो है वो डिसाइड करती है। तो वो जो है गवर्नमेंट के प्रेशर से इंडिपेंडेंट होती है, ऑटोनोमस बॉडी की तरह वो काम करती है। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, जैसे वो सड़क निर्माण करती है, पुल बनाती है, स्कूल बनाती है, या फिर गवर्नमेंट की स्कीम जो है वो चलाती है, तो इसमें आते हैं फिस्कल पॉलिसी में। टैक्सेस जो गवर्नमेंट लगाती है, जैसे जीएसटी वगैरह जो है वो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। अगर सरकार जनता से ऋण लेती है, वो जो है उनसे लोन लेती है, ये पब्लिक डेब्ट का पार्ट है, जो वो भी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। इसके अलावा जो आरबीआई से अपने डेफिसिट को कम करने के लिए जो है गवर्नमेंट जो है लोन लेती है, उसे भी फिस्कल पॉलिसी का ही पार्ट माना जाता है। जितने भी डेवलपिंग कंट्री होते हैं वो अब अक्सर जो है अपना डेफिसिट का बजट बनाते हैं, ताकि जनता के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर के काम कर सकें। अब हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट और बैंक रेट आते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आती हैं, सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो आता है, एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आता है, और मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ये क्या है, इसे हम जो है आगे की स्लाइड में विस्तार से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला बैंक रेट की बात करें। बैंक रेट क्या है? तो बैंक रेट जो है वो रेट है जो सेंट्रल बैंक जो यानी कि आरबीआई जो है बाकी बैंकों को जो है उधार देती है। तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेंट्रल बैंक जो है बाकी बैंकों को उधार देती है, उसे बैंक रेट कहा जाता है। ठीक है बच्चों। वहीं रेपो रेट क्या है? जब सेंट्रल बैंक जो है वो बाकी बैंकों से जो है क्या करती है, सिक्योरिटीज को जो है गिरवी रखकर, कोलेट्रल रखकर जो है बाकी बैंकों को लोन देती है, उसे रेपो रेट कहा जाता है। बैंक जो है, बैंक रेट जो है वो रेपो रेट से जनरली हायर रेट पर होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी कभी सिक्योरिटी या गिरवी रखकर जो है जो लोन मिलता है वो सस्ता मिलता है, और जब हम बिना कुछ गिरवी रखे कोलेट्रल लिए जो लोन लेते हैं वो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका महंगा पड़ता है। तो इसीलिए बैंक रेट जो है वो हायर होते हैं और रेपो रेट थोड़ा कम होता है बैंक रेट के कंपैरिजन में। जो बैंक रेट है इसका इम्पैक्ट फाइनल कस्टमर पे पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आरबीआई बाकी बैंकों को कम परसेंट पे लोन देगी तो बाकी बैंक भी जो है आम लोगों को जो है कम परसेंट पे लोन देंगे। लेकिन उसका उल्टा करें, अगर आरबीआई जो है वो कॉमर्शियल बैंक को जो है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे, तो फिर बाकी बैंकों को भी मजबूर होना पड़ेगा कि वो जो है अपने कस्टमर को जो है हायर इंटरेस्ट पे लोन दे। वहीं रेपो रेट का इंपैक्ट जो है जनरली पब्लिक पर नहीं पड़ता डायरेक्टली। ठीक है बच्चों। बैंक रेट जो है वो लोन से डील करते हैं, जबकि रेपो रेट का रिलेशन जो है बाकी कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा जो है आरबीआई के पास
रखी जाने वाली सिक्योरिटीज की गिरवी रखने से है। प्यारे बच्चों, बैंक के रेट में कोई भी चीज कोलेट्रल नहीं रखनी पड़ती, जबकि रेपो रेट में लोन लेते वक्त जो है सिक्योरिटीज को कोलेट्रल के रूप में रखना पड़ता है। बैंक का रेट जो है उसमें आरबीआई को जो है कोई भी सिक्योरिटी रीपरचेज नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जब कोई चीज गिरवी रखी नहीं गई, कोलेट्रल रखी नहीं गई, तो फिर आरबीआई जो है वो कोलेट्रल को जो है रीपरचेज क्यों करे। लेकिन रेपो रेट में जो है एग्रीमेंट होता है और सिक्योरिटीज को कोलेट्रल के रूप में रखा जाता है, तो इसीलिए जो है सिक्योरिटीज को रीपरचेज करने का एग्रीमेंट रेपो रेट में होता है और उसकी व्यवस्था होती है। बैंक का रेट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है होता है, जबकि रेपो रेट जो है वो लोन जो है शॉर्ट टर्म के लिए लिए जाते हैं। अब मैं बात करूंगा दो रेशियो की, वो टू रेशियोज जिनकी बात हम करें वो है कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर रेशियो। लेकिन इनको थोड़ा शुरू से समझते हैं। एक्चुअली कोई भी बैंक कैसे प्रॉफिट कमाती है, आपको एग्जांपल में देता हूं। बैंक में क्या होता है, जब हम पैसा डिपॉजिट करते हैं तो वो हमें 4% इंटरेस्ट देता है, लेकिन जब हम उसे लोन लेने जाते हैं, एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं, वो 10% लोन लेता है। तो 10% लोन पर उसने जो है इंटरेस्ट पे जो है लोन दिया और 4% पे जो है आम लोगों से लिया, तो डिफरेंस क्या आया 6%। यही बैंक का प्रॉफिट होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है बैंक जो है प्रॉफिट कमाती है। तो हर व्यक्ति, हर इंस्टीट्यूशन ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो बैंक ज्यादा प्रॉफिट कब कमाएगी, जब ज्यादा से ज्यादा लोन देगी। तो लोन देने के लिए जो है वो क्या करेगी, सारा पैसा अगर वो लोन दे दे और अगर जिसने पैसा डिपॉजिट किया है वो अपना डिपॉजिट वापस ले, तो फिर बैंक डूब जाएगा। तो इसीलिए आरबीआई ने जो है एक ऐसी व्यवस्था की है जिसके अंदर जो है बैंक सारा का सारा पैसा लोन पर नहीं देते। वो जो है कुछ पैसा अपने पास रखते हैं, कुछ पैसा जो है वो आरबीआई के पास रखते हैं और जो बच जाता है उसको लोन पर देते हैं। चलिए इस व्यवस्था को समझते हैं। बैंकों के पास जो है दो तरह के डिपॉजिट होते हैं, एक होता है डिमांड डिपॉजिट और एक होता है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या है, जो डिपॉजिट हम अपने सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में करते हैं और डिपॉजिट करने के बाद हम बैंक से कभी भी उसकी डिमांड कर सकते हैं, तो ऐसे डिपॉजिट को क्या कहा जाता है, डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। और जो हम डिपॉजिट बैंक में करते हैं वो बैंक पर लायबिलिटी होती है। जो भी पैसा हम डिपॉजिट बैंक में करते हैं बैंकों को हमें देना होता है, बैंक की वो देनदारी होती है, तो इसीलिए वो लायबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, डिमांड और टाइम लायबिलिटी। फिर अब सवाल ये है कि डिमांड और टाइम लायबिलिटी में अंतर क्या है। जो पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं और कभी भी विड्रॉ कर लेते हैं उसे बोलते हैं डिमांड लायबिलिटी। लेकिन जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं और उसे कुछ टाइम के बाद ही लेते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट हमने बैंक में जमा करा दिया और हमने सपोज करो 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट की, तो हम जनरली 2 साल के बाद ही उसे विड्रॉ करेंगे, यानी 2 साल के टाइम के बाद करेंगे, इसीलिए इसे बोलते हैं टाइम डिपॉजिट यानी कि टाइम लायबिलिटी। तो दोनों को जोड़ दें तो क्या कहलाएगा, वो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो अब सवाल ये है कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या होता है। तो टोटल डिमांड और टाइम लायबिलिटी में से टोटल डिमांड और टाइम एसेट माइनस कर दें तो क्या निकलता है, एनडीटीएल निकलता है। तो जैसे मैंने आपको ये बताया लायबिलिटी के बारे में, ऐसे ही बैंक के ऊपर जो है वो एसेट भी उनके पास है। कैसे, जो पैसा बैंक वापस कर देता है उसे बैंक का एसेट कहते हैं, क्योंकि अब उनकी कोई देनदारी नहीं है। उदाहरण के लिए अगर मैंने जो है 1200 रुपीज जो है बैंक में जमा किया, तो 1200 रुपीज क्या हो गई, बैंक के ऊपर लायबिलिटी हो गई। लेकिन बैंक ने मैंने बैंक से 200 रुपए निकाल लिए, तो ये 200 रुपए बैंक का एसेट हो गया, मतलब अब 200 रुपए की जो है उनके ऊपर लायबिलिटी नहीं है। तो अब कितना बचा, 1000 रुपीज, ये कहलाएगा एनडीटीएल एक तरह से। ठीक है बच्चों, अगर मैंने बैंक में जो है 1200 रुपीज जो है वो अपने सेविंग अकाउंट में, अपने करंट अकाउंट में और अपने एफडी के अकाउंट में जो है जमा किए हैं, फिर बाद में 200 रुपये निकाल लिए मैंने, 200 रुपीज निकाल लिए, तो बचा कितना, 1000 रुपीज, ये क्या कहलाएगा, एनडीटीएल कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब बैंक इस 1000 रुपीज में से लोन देगा। तो जरा देखें, जो 1000 रुपीज आपके बचे, तो बैंक को जो है सीआरआर के रूप में जो है कुछ पैसा अपने पास ना रखकर आरबीआई के पास रखना पड़ता है, और कुछ पैसा जो है अपने पास रखना पड़ता है, उसे एसएलआर कहते हैं। तो जब 1000 रुपीज में से 60 रुपीज और 200 को माइनस कर देंगे, तो जो 720 रुपीज बचता है वो जो है
लोन देने के लिए बैंक के पास बचता है और बैंक उसमें से लोन देने के लिए फ्री होता है। ठीक है बच्चों, जरा इसे और डिटेल से समझते हैं। सवाल यह है कि ये CRR क्या है। ठीक है, तो CRR क्या है, इसकी फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। तो बैंक को जो है CRR जो है कैश के रूप में RBI के पास जो अमाउंट रखना पड़ता है उसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर 100 करोड़ रुपीस जो है कस्टमर ने बैंक में जमा किया और बैंक ने 4 करोड़ रुपीस जो है CRR के पास CRR के रूप में RBI के पास जो है जमा कर दिया, तो बैंक के पास कितना बचा, 96 करोड़ रुपीस बचा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो हम इस चीज को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं SLR की। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें बैंक को जो है कैश, गोल्ड और अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के रूप में अपने पास जो पोर्शन, जो रेशियो रखना पड़ता है उसे SLR कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर बैंक में किसी ने 100 रुपये जमा किए और 21.5 रुपीज का जो है, ठीक है, SLR जो है वो बैंक ने अपने पास रखा, तो अब उसके पास जो है क्या बचा, 78.5 रुपीज बचा। ठीक है, जो वो लोन के लिए दे सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस चीज को हमने जो है फिर दोबारा इसको समझ रहे हैं कि जो NDTL जो है 1000 रुपीज का, उसमें से CRR और SLR को माइनस कर दें तो जो पैसा बचता है वो लोन देने के लिए जो है वो उपयुक्त होता है। अब एक सवाल है वो ये कि अगर रेपो रेट जो है बढ़ जाए या CRR रेट जो है बढ़ जाए और SLR रेट बढ़ जाए तो इसका इम्पैक्ट मनी सप्लाई पर क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट कंजम्पशन पे क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट पे क्या पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पे क्या पड़ेगा, टैक्सेशन पे क्या पड़ेगा, तो वो घट जाएगा। जरा उदाहरण के रूप में समझे, अगर लोगों को महंगा लोन मिलेगा, ठीक है, लोगों को क्या मिलेगा, महंगा लोन मिलेगा या कम लोन मिलेगा, तो फिर मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। क्योंकि जब बैंक को CRR अपने पास जो है ज़्यादा रखना पड़ेगा, SLR अपने पास ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो उनके पास लोन देने के लिए अमाउंट कम बचेगा। तो जब उनके पास लोन देने के लिए अमाउंट कम बचेगा तो वो जो है लोगों को लोन भी कम देंगे, जिससे मनी सप्लाई कम हो जाएगी। और जब मार्केट में मनी सप्लाई कम होती है तब लोगों को जो है लोन कम मिलता है। तो जब लोगों को लोन कम मिलेगा तो लोग जो है कंज्यूम और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे, क्योंकि जब भी हमें लोन मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसका जो है या तो कंजम्पशन करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे या तो मैं कार लोन लेता हूं या फिर बिजनेस लोन लेता हूं। ठीक है, तो जब मुझे लोन कम मिलेगा तो मैं कंजम्पशन भी कम करूंगा और इन्वेस्टमेंट भी कम करूंगा। और जब मैं इन्वेस्टमेंट कम करूंगा तो डेफिनेटली लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट भी कम मिलेगी। तो जब मैंने कंजम्पशन भी कम किया, इन्वेस्टमेंट भी कम किया, जॉब भी कम हो रही है, तो अब गवर्नमेंट को टैक्स भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अब हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। सपोज करो रेपो रेट जो है वो कम हो जाए, CRR जो है कम हो जाए, SLR जो है कम हो जाए। रेपो रेट कम है तो RBI ने जो है अगर रेपो रेट कम कर दिया है तो बैंकों के पास जो है वो लोन देने का पैसा ज़्यादा बचेगा। अगर CRR और SLR जो है ये कम हो गए हैं तो बैंकों के पास जो है लोन देने के लिए जो है ज़्यादा पैसा आएगा, तो जिसकी वजह से जो है मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब बैंकों को लोन ज़्यादा देना होगा, लोगों को लोन ज़्यादा मिलेगा तो उनके हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। जब लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है तो वो फिर वो कंजम्पशन भी बढ़ाएंगे और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएंगे। ठीक है, और जब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए कार लोन, ठीक है, लोगों को ज़्यादा मिलेगा तो फिर कार का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और कार का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो फिर जो फैक्ट्री है कार की उसमें लोगों को जॉब ज़्यादा मिलेगी। अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, बिजनेस लोन जो है वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे लोगों को, तो लोग जो है फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे और वहाँ पर जो है लोगों को जॉब्स मिलेगी। तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। जब कंजम्पशन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो डेफिनेटली जो है टैक्स भी बढ़ेगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है इंक्रीज हो जाएंगी। बच्चों, अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं और वो है आपका मार्जिनल रिक्वायरमेंट। क्या है वो? मार्जिनल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो वो क्या होता है? इसको जो है हम बोलते हैं सीमांत आवश्यकता। जब हम बैंक से लोन लेने जाते हैं
तो जितने का हम सामान खरीद रहे हैं, जैसे कार लोन, हम 10 लाख का लोन, 10 लाख का कार है, तो जब हम बैंक से लोन लेने जाएंगे तो बैंक हमें 10 के 10 लाख का लोन नहीं देगा, वो हमें जो है कुछ कम करके लोन देता है। वो ये देखता है कि अगर वो 8 लाख रुपए दे रहा है तो क्या कस्टमर के पास पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं, वो 2 लाख अपने मिला के दे सकता है कि नहीं। तो 10 लाख में से 8 लाख यानी 10 लाख में से 8 लाख माइनस कर दें तो जो ये 2 लाख रुपीस बचा, यही है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो अगर बैंक जो है वो मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ा दे, एग्जाम्पल के लिए वो बोले कि 10 लाख की गाड़ी है तो हम जो है मार्जिनल रिक्वायरमेंट पहले 2 था, अब हमने कर दिया 3, ठीक है, तो अब हम सिर्फ 7 लाख रुपीस जो है वो लोन देंगे। तो अब आम आदमी को जो है, जो कस्टमर जो है उसको 3 लाख रुपए अपने तरफ से देना पड़ेगा। तो सबके पास 3 लाख रुपए नहीं होंगे, तो जब सबके पास 3 लाख रुपए नहीं होंगे तो वो जो है बैंक से लोन नहीं ले पाएंगे। तो इस तरह से कार की बिक्री क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन इसको उल्टा करके देखते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि सिर्फ 1 रुपया दो और किस्त पे सामान ले जाओ, EMI पे सामान ले जाओ। तो वो ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ 1 रुपये डाउन पेमेंट करो और सामान ले जाओ, यानी 1 रुपया तो सबके पास है, तो सभी लोग जो हैं जाएंगे और उसकी डिमांड करेंगे। तो इस तरह से कार लोन जो है काफ़ी लोग जो है वो डिमांड करेंगे और कार की बिक्री बढ़ जाएगी। तो समझने वाली बात यह है बच्चों कि अगर मार्जिनल रिक्वायरमेंट जो है इंक्रीज होता है तो लोन जो है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और अगर MR जो है डिक्रीज होता है तो फिर लोन जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी डिमांड करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन की। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? तो सेंट्रल बैंक जो है वो बैंक जो है यानी RBI जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर जो है वो क्या करती है, मार्केट में जो है वो बॉन्ड को जो है वो सेल और परचेज करती है। तो जो वो सेल और परचेज करती है ओपन मार्केट में, इसे क्या कहा जाता है? RBI का ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इसको थोड़ा समझें कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है यानी महंगाई ज़्यादा है तो फिर इसका मतलब क्या है कि लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, यानी मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि इन्फ्लेशन कम हो। तो इसीलिए RBI क्या करती है, वो जो है जो सिक्योरिटी जो है वो मार्केट में जो है सेल कर देगी ताकि लोग जो है उस सिक्योरिटी को परचेज करें और जो लोगों के हाथ में पैसा जो है वो जो है RBI के पास आ जाए। इस तरह से मनी सप्लाई कम हो जाएगी और जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो महंगाई भी कम हो जाएगी। अब अगर लोगों की हाथों में मनी सप्लाई बढ़ानी है तो जो RBI के पास सिक्योरिटी होती है जो उन्होंने लोगों को बेची होती है, RBI उसे परचेज कर लेगा। जब RBI परचेज करेगा तो लोगों को वो पैसा देगा, लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा, इससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो इस तरह से जो है डिमांड बढ़ जाती है। बस अब हम इसी आधार पे कुछ क्वेश्चंस को जो है करने की कोशिश करते हैं जो UPSC ने जो है प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। तो सबसे पहले आता है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हो तो इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट रेट जो है कम होता है तो फिर जो है मनी सप्लाई जो है वो बढ़ेगा क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे। तो देखिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है। जो सही आंसर हो उसे जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है बच्चों, तो ये पहला क्वेश्चन है। तो इसका A ऑप्शन है, डिक्रीज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाएगा, लोग जो है कम से कम कंज्यूम करेंगे। या फिर गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा, इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। या फिर इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी में जो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा यानी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। या फिर इंक्रीज द टोटल सेविंग इन द इकोनॉमी, लोग जो हैं वो सेविंग बैंक में जो है अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं कि इन्फ्लेशन बेनिफिट द कंज्यूमर, यानी कि इन्फ्लेशन जो है उससे ग्राहकों का ज़्यादा फायदा होता है, या इन्फ्लेशन बेनिफिट द सेलर्स, इन्फ्लेशन से जो किसको फायदा होता है, मुद्रास्फीति से जो है विक्रेताओं को ज़्यादा फायदा होता है। आपको बताना है कि सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है कि दूसरा सही है कि दोनों सही है या दोनों ही गलत हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस
ठीक है, मे बी कॉज्ड बाय, जो महंगाई बढ़ती है वो क्यों बढ़ती है? तो पहला कारण दे रखा है मनी सप्लाई अगर इंक्रीज हो जाए, दूसरा दे रखा है कि अगर एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, या फिर एन इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड, अगर डिमांड ही कम हो जाए। ठीक है, तो इन तीनों में से क्या है कारण जिसके वजह से जनरल लेवल ऑफ प्राइस बढ़ती है? तो आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन है। फिर एक अगला क्वेश्चन है कि अगर बैंक रेट कम हो जाए, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बैंक रेट कम कर दे, तो इंडिया में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्या मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी? ठीक है, लेस, क्या मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, या मार्केट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, या कॉमर्शियल बैंक में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा डिपॉजिट करेंगे? ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन जो आरबीआई करता है, जो सिक्योरिटी और का जो परचेज और सेल करता है, वो किसके बीच में होता है? आरबीआई गवर्नमेंट के बीच में होता है, गवर्नमेंट और मार्केट के बीच में होता है, आरबीआई और मार्केट के बीच में होता है, या आरबीआई और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बीच में होता है? तो इन 5 क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दें, मैं इसको पर्सनली जो है इसको देखूंगा और जिसका आंसर सही होगा उसे जो है शाबाशी दूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच बच्चों, आप लोगों ने जो है इतना समय दिया। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, वो ये कि हमारे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि टाइम से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।